ब्लेंची और सिसेल करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी लेडी नाइट चिल्लाते हुए कहती है, सन ऑफ गॉड, आपको मीटिंग पे बुलाया जा रहा है। ये सुन के सिसेल ब्लेंची से कहता है, इट्स ओके, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। ब्लेंची कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। सिसेल उससे कहता है, पर मुझे डर है कि तुम्हें वहाँ पे अनकंफर्टेबल लगेगा। पर ब्लेंची उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। सिसेल कहता है, ठीक है, हम दोनों साथ में चलते हैं। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद हम दोनों डायरेक्ट डाइनिंग हॉल की ओर जाएंगे। कुछ देर के बाद वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम के डोर के सामने पहुंच जाते हैं। डोर के सामने ताई भी खड़ी हुई थी। वो सिसेल से कहती है, योर हाइनेस, क्या मैं मिस्टर ब्लेंची से कुछ बात कर सकती हूँ? ये सुन के सिसेल ब्लेंची से कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ब्लेंची कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं चुपके से अंदर घुसने में माहिर हूँ। जब सिसेल कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला जाता है तब ब्लेंची ताई से पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तुम्हें जो भी कहना है जल्दी करो, मुझे वहाँ सिसेल की चिंता हो रही है। ताई को याद आता है, यूसबे ने उससे कहा था, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, बस तुम उस वेम्पायर को यहाँ से दूर करने का कोई तरीका ढूंढ लो। इससे पता चल रहा है कि उसे मजबूर किया जा रहा है ब्लेंची को यहाँ से भगाने के लिए। वो चिल्लाते हुए ब्लेंची से कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से योर हाइनेस को इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही सबके लिए अच्छा होगा। ब्लेंची कहता है, सब लोगों से तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम इस टेम्पल की बात कर रही हो या फिर प्रिजन का, या फिर तुम उन लोगों की बात कर रही हो जो सिसेल के ऊपर डिपेंड है डार्क स्पिरिट को एलिमिनेट करने के लिए? हाँ, उनके लिए ये अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सिसेल के विचारों के बारे में सोचा है? ताई कहती है, यूसबे ने कहा है, अगर तुम चले जाओ तो सब गुस्सा शांत हो सकता है और फिर वो लोग सिसेल को फोर्स नहीं करेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ब्लेंची कहता है, मैं उन लोगों को उसे इंसल्ट करने नहीं दूंगा, मैं जाऊँ या रहूँ इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुन के ताई चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता है, तुम जितने होली बनने का प्रिटेंड कर रहे हो, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम इस एंटायर एम्पायर के पायरेट हो। ये सुन के ब्लेंची पीछे पलटते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे कुछ ही बातों से तुम मेरी असली पहचान पता लगा लोगी। आखिरकार मैं अच्छा हूँ या बुरा, क्या इन बीते दिनों से ये साफ नहीं पता चल रहा? तुम इतनी जल्दी मुझे भगा देना चाहती हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? ये सुन के ताई कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, इन शॉर्ट, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में हीज हाइनेस और बिशप यूसबे को बता दूंगी। अगर हीज हाइनेस को पता चल गया कि तुम एक क्रिमिनल, हत्यारे और स्मगलर हो तो फिर उसकी बातें पूरी नहीं हुई थी। पर ब्लेंची कहता है, मुझे पता है। ये कह के वो कॉन्फ्रेंस रूम की ओर आगे बढ़ने लगता है। अभी वो सोच रहा होता है, मैं मानता हूँ, अब मुझे डर लग रहा है, अगर सिसेल को मेरी असली पहचान के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेगा? क्या उसे मुझसे प्यार करने का पछतावा होगा? इसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। जो पर्सन लेफ्ट में है वो बताता है, रॉयल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ऑर्डर दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपोज करने की? जिस पे राइट वाला पर्सन कहता है, रॉयल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, फाइनल डिसीजन के बारे में होली टेम्पल ही डिसाइड करेगा। पहला वाला पर्सन कहता है, हीज हाइनेस यानी कि सन ऑफ गॉड, उसने बहुत परेशानी खड़ी कर दी है, बहुत सारे लोग अब उसके ऊपर डाउट भी करने लगे हैं, अगर वो इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा तो कैसे चलेगा? तभी ब्लेंची चुपके से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ जाता है। सेकंड पर्सन कहता है, तो फिर हमें लोगों को शांत करवाने के लिए हमें प्रवचन सुनाना चाहिए, ना कि हमें बाथिंग चैम्बर में एडिशनल परमिशन देने की जरूरत है। क्या हीज हाइनेस के पास बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं होनी चाहिए? जिसपे पहला वाला पर्सन कहता है, हीज हाइनेस एंटायर यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक कि उनका बॉडी भी। अगर कोई उसके बॉडी को देखना चाहते हैं तो फिर इसमें गलत ही क्या है? ये सुन के ब्लेंची को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सेकंड पर्सन कहता है, क्या तुम जानते हो हर साल होली सन से जुड़े हुए कितने असील सामान बाजार में आते हैं? अगर सारी परमिशंस खोल दी गई तो जो लाइव ब्रॉडकास्ट मूल रूप से आध्यात्मिक शांति को शांत करने के लिए थे, उनका अर्थ ही बदल जाएगा। ये सब कुछ सुन के ब्लेंची सोचने लगता है, सिसेल एक गॉड है, पर उनके जितने भी बिलीवर्स हैं वो सारे ह्यूमंस हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हीज हाइनेस अपने बिलीवर्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे? क्या तुम चाहते हो कि डार्क स्पिरिट लिविंग बीइंग को हार्म करते रहे? ओपोजिशन में जो बंदा था वो कहता है, अगर हीज हाइनेस इतने सेल्फिश है तो वो होली सन कहलाने
के योग्य नहीं है। उसकी बातें सुन के कुछ पर्सन एग्री होते हुए कहते हैं हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है। सन ऑफ गॉड तो लोगों को शांत रखने का सिर्फ एक साधन है। ये सुन के ब्लेंची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज कॉन्फ्रेंस रूम में बिशप यूसबे सिसेल के साथ और एक पर्सन भी मौजूद था। अभी वो तीनों पब्लिक ओपिनियन रिजल्ट को देख रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार होली सन ऑफ गॉड को सिर्फ 78% ही वोट मिले थे, जो कि पूरे हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कम थे। अभी वो लोग लाइव रिपोर्टिंग में देख पा रहे थे कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि सिसेल जल्दी से अपना डिसीजन ले ले। अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो वो उन लोगों को फॉलो कर सकता है। सिसेल कहता है तुम इसके बारे में हीज मैजेस्टी द एम्परर से क्लियरली पूछ लो मेरी तरफ से। फिर वो टेम्पल के सेक्रेटरी से कहता है हाथू इस मुद्दे पे अब और मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, जिसपे हाथू कहता है ठीक है। जब सिसेल वहाँ से चला जाता है तब बिशप यूसबे कहता है ऊपर वाले का दबाव भी उस वेम्पायर के आगे हार मान रहा है। सिसेल तुम और भी ज्यादा गहराई में डूबते जा रहे हो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ब्लेंची को ढूंढते ढूंढते सिसेल टेरेस के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पे वो लेडी नाइट से पूछता है ब्लेंची कहाँ पे है, जिसपे वो लेडी नाइट कहती है वो टेरेस पे है, वो अभी रो रहा है। सुन के ब्लेंची इरिटेट होके कहता है मैं नहीं रो रहा। लेडी नाइट कहती है ओह लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया होगा, आप दोनों बात कीजिए, मैं पहले नीचे जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सिसेल उसे नीचे उतारते हुए कहता है क्या तुम दुखी हो? तुम्हें उन लोगों की नॉनसेंस बातों को सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं परमिशन अलाउ नहीं करूंगा। जिस पे ब्लेंची इमोशनल होके कहता है वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग खुद का कपड़ा उतार के सबको क्यों नहीं दिखाते। फिर वो इरिटेट होके कहता है ये एथिक्स का मामला है, मैं उन्हें सच में बाइट करके जान से मार डालूंगा। सिसेल कहता है तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वैसे उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुन के मुझे भी बहुत अपसेट लग रहा है, इसीलिए क्या तुम मुझे दिलासा दिलाने के लिए हक कर सकते हो। ये सुन के ब्लेंची अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसे हक करते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, उन लोगों को तुम्हें इस तरह से मजबूर नहीं करना चाहिए। अभी ब्लेंची का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा होता है। तभी सिसेल उसे कहता है असल में जो सभी लोगों की डीपेस्ट डिजायर को सुन सकता था वो मैं था। जब मैं 14 साल का था तब लोग मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखते थे, लेकिन उनके भीतर गहराई में हर इंसान की सबसे भयानक और घिनौनी चीख थी, और उसी समय से मेरी पर्सनालिटी मेरे शरीर से अलग होने लगी और वो एक डार्क गॉड के रूप में उभर के आई। इसीलिए वो सभी इंसान से नफरत करने लगा और कभी कभी मैं अनकॉन्शियस हालत में पड़ जाता था। ब्लेंची कहता है डार्क गॉड ने कहा था कि वो पहली बार अपीयर हुआ है, तुम पहले से जानते थे मेरे बारे में कि क्या वो सच है? सिसेल कहता है मुझे पता है, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे ना। ये सुन के ब्लेंची ब्लश करते हुए उसका मुंह कवर कर देता है और कहता है तुम ये सब कुछ मत कहो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। पर तभी सिसेल ब्लेंची के करीब जाने लगता है और उसे किस कर लेता है। कुछ देर के बाद ब्लेंची कहता है सिसेल तुम मेरे साथ चलो, तुम 22 सालों तक सबके लिए जीते आ रहे हो, अब आगे के दिनों में तुम अपने लिए जीना सीखो, ठीक है? ये सुन के सिसेल सोचने लगता है मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर वो पर्सन ब्लेंची है तो फिर वो आगे सोचने लगता है शायद ब्लेंची एक लिटिल डीमन है जिसे भेजा गया है मुझे लुभाने के लिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ एक कदम आगे बढ़ाना मतलब कि गलत रास्ते पे जाना और भटक जाना। ये पिछले 20 सालों से माने गए सभी नियमों और शिक्षाओं के साथ विश्वासघात होगा, लेकिन फिर भी मैं खुद को भावुक होने से रोक नहीं पा रहा। मैं उन खूबसूरत दिनों की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पा रहा जिसके बारे में ब्लेंची ने मुझे एक बार बताया था। तभी ब्लेंची उसे कहता है सिसेल मेरी दुनिया में इंतजार जैसे शब्द बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय मैंने अपने निर्णय निराश को लेने दिया, लेकिन तुम्हारी वजह से, इसीलिए मैं तुम्हारे डिसीजन की रेस्पेक्ट करती हूँ।
3 दिन के बाद मुझे तुम अपना आंसर बता देना, ठीक है? सिसेल कहता है ठीक है। इधर हमें येलो बर्ड को दिखाया जाता है जिसके हाथ में स्टॉप वॉच थी। वो कहता है समय तय हो चुका है, अगर 3 दिन के बाद भी मैं नहीं गया तो शायद मैं और कभी नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सिसेल अपने ऑफिस में काम कर रहा था। पास ही में ब्लेंची सोफे पे बैठ के एप्पल खा रहा होता है। उसे देख के हाथू कहता है आखिर हिज हाइनेस क्या पाल रहे हैं? जिस पे लेडी नाइट कहती है तुम कुछ नहीं समझते, हिज हाइनेस पियर और नोवेल है, जबकि ब्लड क्लैन इविल और पागल है। इनकी जोड़ी में कितनी जिद भरी हुई है। हाथू कहता है तुम्हें इविल और मैडनेस कहाँ नजर आ रही है? हिज माजेस्टी को परेशान करने के अलावा वो तो बस खाता ही रहता है। सुअर भी इतना लालची नहीं होता है। ये सुन के सिसेल कहता है अगली बार जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड का जिक्र करो तो प्लीज तुम मेरे सामने ये सब कुछ मत कहना, ठीक है? और वो सिर्फ खाता नहीं है, वो ब्लड क्लैन से बिलोंग करता है। खून पीने के अलावा सिर्फ हाई कैलोरी वाला खाना ही उसकी ऊर्जा को भर सकता है। ये सबकी सुरक्षा के लिए है। ये सुन के ब्लेंची सोचने लगता है उसने मुझे बॉयफ्रेंड कहा। हाथू कहता है ठीक है तुम जो कहो वही सही है। अगले हफ्ते के वर्किंग शेड्यूल में कुछ समस्या नहीं है ना? बिशप यूजबे ने स्पेशली ये तुम्हारे लिए अरेंज किया है रिसेंट मैटर को लेके। सिसेल कहता है मैं देख रहा हूँ कि प्लैनेट G23 पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने अटैक कर दिया है। बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं और कई लोग बच नहीं पाए। इंपीरियल आर्मी ने अभी तक इस मामले को संभाला नहीं है। मैं उनके पास जाऊंगा, इससे इंपीरियल आर्मी का अटेंशन मेरी ओर आएगा और वो जल्दी से इसके ऊपर काम करेंगे। तभी लेडी नाइट कहती है G23 पे जिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने हमला किया था उनका डेंजर लेवल 4 पे है। इसी रीजन की वजह से इंपीरियल आर्मी वहाँ पे जाने के लिए हिचकिचा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सेक्रेटरी हाथू कहता है इसके अलावा आपका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी है, आपके पास टाइम नहीं है G23 प्लैनेट जाने का। जिसपे सिसेल कहता है कल प्रिंसेस का कमिंग आउट ऑफ एज सेरेमनी है, क्या ये इवेंट मेरे लिए इतनी जरूरी है? हाथू कहता है पिछली बार की कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद से रॉयल फैमिली से हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा टेंस चल रहा है, इसीलिए आपको थोड़ी सुधार करने की जरूरत है, वरना उनके दबाव में बिशप यूजबे भी नहीं संभाल पाएंगे। उनकी बातें ब्लेंची भी सुन रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सिसेल का गार्ड कहता है रॉयल फैमिली ने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, आपको प्रिंसेस की कमिंग आउट ऑफ एज सेरेमनी में जैसे भी करके जाना होगा। पर तभी उनके ऊपर से एक स्पेसशिप गुजरता है। फिर ब्लेंची स्पेसशिप से बाहर निकलता है और कहता है योर हाइनेस क्या आप मेरे साथ भागना चाहेंगे? सिसेल कहता है पर आज नहीं हो सकता। ब्लेंची कहता है तुम वहाँ जाना चाहते हो ना जहाँ सच में तुम्हारी जरूरत है? ये सुन के सिसेल उसके साथ स्पेसशिप में बैठ जाता है। ये देख के सिसेल का गार्ड कहता है योर हाइनेस आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिंसेस आपका इंतजार कर रही है। दूर से उन लोगों को यूजबे और ताई देख रही थी। ताई कहती है क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगे? यूजबे कहता है तुम्हें क्या लगता है G23 की जानकारी सिसेल को किसने भेजा?